राधे राधे जी। राधे राधे। हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? किद्दा जी किद्दा। सॉरी सॉरी, थोड़ा ज़्यादा जोश में बोल दिया। चलो जो भी है। वैसे क्या करना है आज? जर्नल का ओवरव्यू कर रहे थे, उसे कवर करते हैं। कौन कौन से टॉपिक? यार राइटिंग थोड़ी गंदी है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लो, कुछ नहीं होता। बैंक ट्रांजेक्शन, बोरोइंग एंड लेंडिंग, डिस्काउंट, बिहाफ, पेमेंट मेड ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स। यार बिहाफ मेड क्या होता है? पेमेंट आएगा यहाँ पे। बताया क्यों नहीं आप लोगों ने मेरे को कि गलत लिखा है? बताओ क्या आएगा? पेमेंट। पेमेंट मेड ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स। तो आज ये 4 टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। वैसे मुझे लगता है कि मैं सोच रही हूँ कि इसी वीडियो के अंदर सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, है ना? जल्दी हो जाएगा। बाकी देखते हैं। चलो फिर अगर टाइम बचा तो ज़रूर आगे करेंगे, वरना अभी ये 4 टॉपिक्स कवर करते हैं। ठीक है, आ जाओ। लेट्स स्टार्ट इट। स्टार्ट इट। हाँ, आओ भाई, आ जाओ आ जाओ। एक सेकेंड यार, इसको थोड़ा सेट कर दूँ कैमरा को। हाँ, अब थोड़ा ठीक है। एक सेकेंड। अब ज़्यादा ठीक है, थोड़ा ऊंचा हो गया। चलो फिर करते हैं। कौन सा करना था अभी हमने टॉपिक? बैंक ट्रांजैक्शन। बैंक ट्रांजैक्शन क्या होता है? जब हम बैंक के अंदर अपना चेक डिपॉजिट कराएं, बैंक से पैसे निकलवा रहे हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, या हम बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं, या बैंक से हम कोई लोन ले रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ होता है। या फिर बैंक हमारे बिहाफ पर कोई पेमेंट कर रहा है, या फिर बैंक से हमने कोई बिल डिस्काउंट करवाया है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? बैंक ट्रांजेक्शन्स में आती हैं। मैं यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारी पढ़ूंगी, इसमें से जोन सी आपके काम की होगी वो बताई जाएगी, जोन सी नहीं होगी वो नहीं बताई जाएगी। वो बहुत हाई लेवल्स की हो जाती हैं, उसके लिए ज़्यादा डिटेल चाहिए होती है। सो जितनी आपके लाइबल होगी कि ये वाली आपके चैप्टर के अंदर इससे रिलेटेड एंट्रीज है, मैं सिर्फ वही वाली बताऊंगी, बाकी नहीं बताऊंगी। ठीक है, या जो मुझे लगेगा कि आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में आ सकती हैं, सिर्फ वही, बाकी एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ओके, सबसे पहले है व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। जब हम बैंक के अंदर कैश को डिपॉजिट करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा कैश का जो बैलेंस होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज। और बैंक का क्या हो जाता है? इंक्रीज। अब ये दोनों, इन दोनों का नेचर देखो क्या है? क्या है? एसेट हैं दोनों। ठीक है, तो जब एसेट हमारी इंक्रीज होती है वो क्या होती है? डेबिट। और डिक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वहीं अगर हम बैंक में से पैसे निकाल रहे हैं ऑफिस यूज के लिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हमने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं तो अगर वहां पे बोला है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर बोला है विड्रू कैश फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज तो क्या आ जाएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है व्हेन चेक्स, ड्राफ्ट्स एटसेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। जब हम क्या करते हैं कि मुझे एक कस्टमर से चेक मिला, मैंने मान लो ये मैं हूँ, मी, यू, ठीक है, और ये है बैंक। ठीक है, गंदी राइटिंग, थोड़ा समझ लेना। मुझे आप लोगों से चेक मिला, ठीक है, मैंने वो सेम डे जाकर क्या कर दिया? डिपॉजिट। बैंक के अंदर सेम डे जाकर डिपॉजिट कर दिया तो क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, यानी बैंक के खाते, मतलब हम डायरेक्ट, उसने बेशक हमें दे दिया लेकिन डायरेक्ट क्या होगा?
कि उसी दिन जो हमारे कस्टमर हैं, ठीक है, उसके खाते में से डायरेक्ट हमारे बैंक के खाते में पैसे आ जाएंगे, उसी दिन आ जाएंगे। सो इट मीन्स क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। कस्टमर पर्सनल एक बार के लिए याद रख लो, क्योंकि इसके लिए आगे शायद तुम्हें कोई और वर्ड भी है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगी, अभी इतना याद रखो। ये हो गया। और जब उसी दिन हम सेंड नहीं करते हैं, तो एक तो मैंने उसी दिन जाके बैंक के अंदर क्या चेक को डिपॉजिट करा दी, तो क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, ठीक है, यानी कस्टमर का नेम। ओके। और अगर मैं कहती हूँ मैंने उसी दिन जाके बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, मैंने चेक लिया अपने पास रख लिया, ठीक है, तो वो क्या है, तो वो क्या आ जाएगा, चेक इन हैंड। क्या आ जाएगा, चेक इन हैंड, ठीक है, चेक इन हैंड। इसका मतलब क्या होता है कि आपने अपने पास चेक ले लिया और उसको रख लिया, जैसे कैश इन हैंड होता है ना कि हमारे हाथ में कितना पैसा है, वैसे हमारे हाथ में चेक है, ठीक है। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, यानी कस्टमर का नेम। ओके, तो क्या आएगा, ऑन द डेट व्हेन अबव चेक ड्राफ्ट आर नॉट सेंड टू द बैंक। On the date when above checks, drafts, etc. are not sent to the bank. इसका मतलब क्या है कि वो चेक ड्राफ्ट्स जो आपने उस दिन नहीं भेजे थे, जिस दिन उसे रिसीव किया था उस दिन बैंक में नहीं भेजे थे, उसको आपने आज भेज दिया, ठीक है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि वो आपको मिल गया था। यार ये थोड़ी गंदी है, इसको सिर्फ समझने के लिए लिखो, ठीक है। कि देखो सबसे पहले क्या है कि अगर आपने डायरेक्टली बैंक के अंदर डिपॉजिट करा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, फिर अगर आपने अपने पास रख लिया चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल। फिर मान लो आज कितनी डेट है यार, आज क्या है, आज 28 तारीख है, 28/9/2024, ठीक है। मान लो मेरे को आज एक चेक मिला, वैसे यार मिला भी है पता है आज मेरे को चेक मिला है प्राइस में 1100 का। तो मान लो मेरे को वो जो 1100 का चेक मिला है, ठीक है, वो चेक मैंने एक तो उसी दिन मतलब आज ही गई और आज ही मैंने जाके बैंक में उसे डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी उसकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल, यानी जिन्होंने मेरे को दिया है उनका नाम, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ मैं 30 तारीख को गई कि 30 तारीख को मेरा उसके आसपास काम है बैंक के आसपास, तो मैं उस दिन जाके अपना चेक क्या डिपॉजिट करा दूँ, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी एंट्री, तो उसके अंदर आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, क्योंकि जो 28 और 29 डेट थी, 28 एंड 29 डेट थी, ये 2 दिन वो चेक मेरे पास था, मेरे हाथ में था, ठीक है। तो इसी कारण जब वो चेक मेरे पास था, ठीक है, वो चेक इन हैंड हो गया, जब हमने उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया है, ठीक है, तो बैंक की जगह क्या आ जाएगा, चेक इन हैंड, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। फिर बाद में कस्टमर का काम खत्म हो गया, कस्टमर ने हमें दे दिया, काम खत्म, ओके। अब हमने 2 दिन बाद जाके उसको बैंक में डिपॉजिट कराया, तो वो चेक तो 2 दिन से हमारे पास था ना, हम उसके ऑनर थे, तो तब हमारे पास क्या एंट्री आएगी कि हमारे हाथ से कैश चला गया, चेक चला गया। चेक जब हमारे पास चेक आया तो वो क्या थी, हमारी एसेट, ठीक है, वो हमारी एसेट थी, जब उसे हमने अपने पास रखा हुआ तो वो हमारी एसेट थी, डेबिट हो गई, बाद में वो एसेट हमारे हाथ से चली गई, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। हम कस्टमर को क्यों करेंगे क्रेडिट, हम कस्टमर को सिर्फ उस केस में क्रेडिट करेंगे जब वो हमें देगा एक बार के लिए, वो चाहे पहली हो चाहे हमने सेम डे जाके डिपॉजिट करा हो या फिर हमने अपने पास रखा हो, तब हम कस्टमर को क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसने हमें दिया है। लेकिन जौन सी एसेट हमारी बढ़ेगी, हमारा बैंक बढ़ रहा है या फिर हमारा चेक इन हैंड बढ़ रहा है, ठीक है, जो भी हमारी एसेट बढ़ेगी उसे हम डेबिट कर देंगे। अगर हमारा चेक इन हैंड बढ़ रहा है तो उसे हम बाद में जाके बैंक में किसी ना किसी दिन तो डिपॉजिट करेंगे ना, तो जब बैंक में उसे डिपॉजिट करेंगे चेक इन हैंड कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है।
रीजन पता चल गया क्यों ये एंट्री होती है इस तरीके से। ओके, तो इसके बाद है व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट्स द अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट। जब एक कस्टमर गया और उसने डायरेक्टली जाके बैंक में हमारे पैसे डिपॉजिट कर दिए, वही हो गया कि जिस दिन हमें चाहिए थे पैसे, ठीक है, उसी दिन हमने बैंक में जाके, जिस दिन हमें चेक मिला उसी दिन हमने जाके दे दिए, तो कस्टमर का नेम आ गया। कस्टमर ने डायरेक्टली जाके डिपॉजिट कर दिया उसी दिन, किया तो उसी दिन ना, तो वही आ जाएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। When a check previously deposited into the bank is dishonored, मान लो मेरे को आज चेक मिला, मैंने आज ही जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, लेकिन 2 दिन बाद उनका कॉल आ रहा है मेरे पास बैंक वालों का, वो कह रहे हैं आपका चेक ना पास नहीं हुआ। मैं कहूंगी क्यों? कह रहे डिसऑनर हो गया। कोई भी रीजन हो सकता है, क्या पता उनके बैंक अकाउंट में इतने पैसे ना हो, या डेट चली गई हो, या फिर चेक के अंदर कोई गलती की हो, या कुछ और, ठीक है। तो इसलिए जब कोई भी चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसकी एंट्री क्या हो जाती है? रिवर्स। क्योंकि देखो मैंने पहले बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करवाए, मैंने पहले मैं गई बैंक में, ठीक है, क्या एंट्री डाली? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, ठीक है, लेकिन बैंक ने बोला आपका चेक डिसऑनर हो गया और उसने वो मुझे वापस दे दिया। तो मैं क्या करूंगी? अब उस एंट्री को रिवर्स कर दूंगी, क्योंकि वो रिवर्स होके मेरे पास आ गया ना, चेक वापस से मेरे पास आ गया, तो एंट्री भी मैं वापस कर दूंगी उनको। मैं कहूंगी अगर आपने मुझे चेक वापस किया, आप एंट्री भी वापस कर लो, फिर वो उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। यानी क्या आ जाएगा? कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, कि हमारा बैंक बैलेंस जो था वो कम हो गया और हमने जो चेक था वो वापस कस्टमर को दे दिया, यानी जो कस्टमर था वो अपना रिसीवर बन गया। ओके, इसके बाद है व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। जब हमें एक चेक कस्टमर से रिसीव हो रहा है एंड अ डिस्काउंट इज अलॉट टू हिम, और हमने उसको एक डिस्काउंट अलो कर दिया, एंड इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। मतलब क्या इसका? इसका मतलब ये है कि जब आप एक चेक रिसीव कर रहे हो कस्टमर से, मान लो मैंने एक कस्टमर से, आप मेरे कस्टमर हो, मैंने आपसे चेक रिसीव किया, ठीक है, और उस चेक पे मैंने आपको बोला कि जैसे 1100 की अमाउंट है, मेरे को 1100 की मिली, ठीक है, मेरे को चाहिए थे कितने? 1200। तो मैंने मान लो जिस पर्सन से मैंने चेक लिया, ठीक है, 1100 का, मैंने उसको 1200 का सामान बेचा था। मैंने कहा था 1200 का सामान है, आपने मुझे 1200 देने, लेकिन उसने कहा प्लीज़ मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो। तो मैंने उसको कहा चलो ठीक है, मैं आपको 100 रुपये का डिस्काउंट दे देती हूँ, आप मुझे 1100 का चेक दे दो। तो उसने मुझे 1100 का चेक दे दिया, ठीक है, और मैंने उसी दिन जाके उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलॉड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। सिर्फ डिस्काउंट अलो जो होगा वो ऐड हो जाएगा, अदरवाइज बाकी सारा सेम आ जाएगा, ठीक है। जो हमने उसी दिन सेम डे जो डिपॉजिट करने वाली एंट्री होती थी, सेम एज इट इज आ जाएगी, बस डिस्काउंट अलॉट डेबिट हो जाएगा साथ में। इसके बाद है इन केस द अबव चेक इज डिसऑनर्ड, द डिस्काउंट अलॉट टू द कस्टमर विल आल्सो बी विड्रॉन। मान लो कि ये वाला जो बैंक था जो मैंने कस्टमर से लिया था, ठीक है, वो डिसऑनर हो गया। 1100 का ये जो मैंने चेक लिया, मान लो ये डिसऑनर हो गया, तो इसके ऊपर जो मैंने डिस्काउंट दिया था वो भी विड्रॉ किया जाएगा। इट मीन्स पहले रिवर्स एंट्री डालो, क्या होती है? कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो साथ में पिछली एंट्री में क्या था? डिस्काउंट अलॉट भी था, तो हम डिस्काउंट अलॉट भी कहेंगे उसको। हम कहेंगे कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है, आप अपना चेक लीजिए, साथ में मुझे साथ में मतलब लाइक मैं आपको चेक आपका वापस कर दूँ। मैं कहूँगी ये लो आपका चेक वापस, ठीक है, बैंक हमें देगा, हम आपको दे देंगे। आप क्या हो गए? रिसीवर हो गए। बैंक क्या हो गया? हमारी एसेट वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। और
जो हमारा डिस्काउंट अलॉट था वो हमने वापस ले लिया। हमने उसको बोला कि अब हम आपको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, अब हमें हमारा डिस्काउंट वापस चाहिए। ठीक है, हमने आपसे आपका डिस्काउंट वापस ले लिए, तो आपको पूरे पूरे 1200 ही देने पड़ेंगे, हम आपको 1100 नहीं लेंगे, 1100 नहीं लेंगे आपसे। तो वो जो मैंने 100 रुपये और वापस ले लिए वो क्या बन गया, मेरा प्रॉफिट बन गया, क्योंकि 100 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे। रिवेन्यू ऑलवेज क्रेडिटेड व्हेन इट इंक्रीजेस, बताया था मैंने कि जब आपका रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो डिस्काउंट लोड अपना क्या बन गया, क्रेडिट, क्योंकि वो एक रिवेन्यू है। ओके, आई होप यार इतना समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो बता दो, बता देना मुझे, ठीक है। इसके बाद है व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ अ चेक। जब आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, एक चेक इशू करके कर रहे हो, मान लो आप किसी स्टेशनरी की शॉप पे गए, वो कह रहे हैं इतने का हुआ आपका सामान, आप कहोगे मैं चेक इशू कर देती हूँ, आप उसे चेक इशू करके दे आते हो कि ये लो आपका चेक, ठीक है, और आप अपने आप विड्रॉ कर लेना पैसे। तो क्या होगा उससे, क्या होगा उससे, ये होगा पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने एक चेक इशू किया, बैंक बैलेंस कम हो गया, एसेट कम होगी, क्रेडिट हो जाएगा। साथ में पर्सोनल कौन होता है, पर्सोनल होता है जिसको हमने इशू किया है चेक, ठीक है। कस्टमर पर्सोनल होता है जिससे हमने लिया है चेक, ठीक है। तो हमने पर्सोनल यानी जो सेलर था हमने उसको चेक दे दिया, उसे हम डेबिट कर देंगे क्योंकि वो रिसीवर है, और जो हमारी एसेट है बैंक, वो हमारी क्या हो गई, कम, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद है व्हेन एक्सपेंस आर पेड बाय द इशू ऑफ चेक। पर्सोनल मेनली वर्ड यूज होता है पेमेंट्स के लिए, ठीक है, लाइक कस्टमर पर्सोनल यानी कस्टमर की पेमेंट्स, नॉर्मल पर्सोनल मतलब सिंपल पेमेंट्स। और अगर आपने कोई पेमेंट करने के लिए किया, आपने पर्सोनल वर्ड यूज कर लिया, ठीक है। अगर आप कोई एक्सपेंस पे कर रहे हो तो आप पर्सोनल की जगह एक्सपेंस वर्ड यूज करोगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद है व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। जब इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस क्या हो गया, इंक्रीज, और एसेट क्या होगी, डिक्रीज। और जब बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तब बैंक बैलेंस, एसेट बढ़ गई और रिवेन्यू बढ़ गया, तो रिवेन्यू क्या हो जाएगा, क्रेडिट। व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक, कि बैंक कुछ सर्विसेज हमें देता है, लाइक जैसे डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो वो उनकी एक सर्विस होती है, तो उस सर्विस को देने के बदले वो कुछ पैसे चार्ज करते हैं, कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से कि आपको साल में डेबिट कार्ड के इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। ओके, तो वो जो पे करने वाले पैसे होते हैं उसके बदले तो जो पे करने वाले पैसे होते हैं वही क्या होते हैं, बैंक चार्जेस होते हैं। कि कोई कह रहा है डेबिट कार्ड है, आप किसी भी बैंक में जाना, उन्हें बोलना हमें डेबिट कार्ड चाहिए, वो कहेंगे ओके, तो कहेंगे कि आप पूछना उसकी फीस कितनी है, वो कहेंगे 300, कई 600 तक भी बोलते हैं, कई 900 तक भी बोलते हैं, बहुत लंबे लंबे देते हैं, ठीक है। तो ये जो 300, 600, 900, 1000 ये सब कुछ है, ये क्या है, क्या है, आपके बैंक चार्जेस हैं। तो जब बैंक अकाउंट आपके चार्जेस लेता है तो क्या, आपके एक्सपेंस इंक्रीजेस देन इट डेबिट्स, एंड बैंक क्या हो गया, डिक्रीज, एंड बैंक इज अ एसेट, एंड व्हेन एसेट विल डिक्रीज इट विल क्रेडिट इट। ओके, तो क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इतना आगे समझ में, ये सारी एंट्रीज हो गई होंगी, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि अब ये सारी एंट्री इतने अच्छे से समझने के बाद किसी को भी कोई कंफ्यूजन रही होगी, कोई भी कंफ्यूजन। जब आपको रीजन दिया आपने किस चीज के लिए चेक इशू किया है वो रीजन लिखना है, लाइक सैलरी के लिए किया, एक्सपेंस के लिए किया, या किसी और चीज के लिए किया, वो रीजन लिखना है। ओके, डिसऑनर हो गया, रिवर्स कर देनी है एंट्री। डिस्काउंट दिया है
तो डिस्काउंट साथ में ऐड कर देना है, जैसे पिछली वाली एंट्री होती है उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके ठीक है, 20 मिनट का तो ये टॉपिक हो गया अपना। इसके बाद आता है अपना बोरोइंग एंड लेंडिंग। व्हाट डू मीन बाय बोरोइंग एंड लेंडिंग? जब भी आप कोई भी सम कर रहे हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि बोरोइंग, लेंडिंग, बैंक ट्रांजैक्शन, ड्रॉइंग कैपिटल, या आप एनीथिंग एल्स वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, आप कोई भी चीज करो आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है क्या चीज वो। आपको कहेंगे बोरोइंग और लैंडिंग इज द सेम थिंग, बट नॉट, इट्स सिमिलर बट नॉट सेम। हाउ इज इट सिमिलर? सिमिलर मतलब कि उधार, हम इसको उधार ही कहते हैं, इन दोनों का मतलब उधार है। लेकिन बोरोइंग मतलब उधार लेना और लैंडिंग मतलब उधार देना। अगर मैं कह रही हूं आई बोरोड मनी फ्रॉम माई फ्रेंड, इट मीन्स कि मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए, ठीक है। और अगर मैं कह दूं आई एम लैंडिंग सम मनी टू माई फ्रेंड, इट मीन्स कि मैंने कुछ पैसे उसको उधार दिए, ठीक है। तो सेंटेंस पे जाना है, सेंटेंस में पहले चीज कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद अगर कई बार ऐसा भी होता है कि माई फ्रेंड बोरो सम मनी फ्रॉम मी, ठीक है, इसका मतलब उसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए, यानी मैंने कुछ पैसे उधार दिए। यहाँ पे लैंडिंग, बोरोइंग वर्ड को एज अ लैंडिंग यूज किया गया, ठीक है। तो ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी कि इस लाइन का मतलब क्या है, बोरोइंग है या लैंडिंग है, सिर्फ वर्ड के ऊपर मत जाना, ठीक है। तो ओके, इसके अंदर क्या आ जाएगा? अगर मैं किसी को बोरो कर रही हूँ, अगर मैं किसी से बोरो कर रही हूँ, ठीक है, व्हाट विल द इफेक्ट? आपने मुझे पैसे दे दिए, मैंने कहा यार मेरे को ऑटो में जाना है, मुझे 10 रुपए दे दे। ले भाई 10 रुपए पकड़, तुमने दे दिए मेरे को 10 रुपए। मान लो ये है, ये हूं मैं, ठीक है। हाँ मतलब पता है मेरे को यार, यहीं से मैंने टांगे से पता नहीं कैसे पैर निकाल दिए अपने, क्या कर दिया मैंने। चलो इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं, मैं तो पता नहीं कैसे निराली से बुन के निकलूं। छोड़ो, ये हूं मैं, ठीक है, ये मेरी बेस्टी, ठीक है। चलो मान लो कि मैंने ना इसको बोला यार मेरे को ना 10 रुपए दे दे, मैंने ऑटो से जाना है, मैं लाना भूल गई। वो कहेगी ये ले 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 10 रुपए, ठीक है। तो मैंने 10 रुपए उससे ले लिए, तो मेरे पास क्या चीज आई? कैश आ गई, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या हो गया? लायबिलिटी बढ़ गई, मेरे को पता है कि मैंने आगे जाके उसको वापस करने हैं, ठीक है। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बेस्टीज लोन अकाउंट। चाहे 10 रुपए का ही लोन है लेकिन लोन तो है भाई। तो क्या आ गया? कैश अकाउंट डेबिट टू बेस्टीज लोन अकाउंट। वहीं अगर ये मेरे को बोल दे कि यार प्लीज मेरे को 10 रुपए दे दे, कि यार प्लीज यार मेरे को, ये मेरे को बोले मेरे को 10 रुपए दे दे, मैं कहूँ चल ले, तू भी क्या याद रखेगी, ले ले 10 रुपए। तो ये क्या करेगी? मेरे हाथ से कैश चला गया, मेरे हाथ से चला गया कैश, ठीक है। तो उसको मैं क्या कर दूंगी? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। और डेबिट किसके कर दूंगी? लोन टू बेस्टी। यहाँ पे बेस्टी नहीं लिखना, बेस्टीज लोन नहीं लिखना, यहाँ पे लिखा ना लोन टू बेस्टीज, का मतलब मैंने बेस्टी को लोन दिया, ना कि बेस्टी से लोन लिया। बेस्टीज लोन मतलब कि बेस्टी का लोन, ठीक है, कि मैंने बेस्टी से लोन लिया है और मुझे अभी उसे वापस करना है। और टू बेस्टी मतलब मैंने उसको दिया है, ठीक है। डन। इतना क्लियर हो गया कि इसकी एंट्री किस तरीके से आती है अगर हमने दिया और लिया है तो। अब इसके अंदर देखते हैं कुछ मिल जाए तो। और अगर आपने इस लोन को रीपे कर दिया तो क्या करोगे? क्या करोगे? ये क्या हो गया?
रीपेड टू बेस्टी, मैंने 10 रुपए उसको वापस कर दिए। मैं क्या, ये ले यार तेरे 10 रुपए रख तू। वट विल यू डू? यस प्लीज टेल मी, वट विल यू डू? ओ सॉरी यार, ये तो मैं वैसे उसमें बुक में से देख के बता रही हूँ ना। बेस्टी क्या है, अपनी रिसीवर बन गई। हमने उसको दिया, वो क्या बन गई, रिसीवर। तो बेस्टी अकाउंट डेबिट टू, हमारे हाथ से कैश चला गया, क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। एसेट कम हो गई, टू कैश अकाउंट। ठीक है, ओके, क्लियर है इतना? बस इसके अंदर यही है, इसके अंदर और कोई नई चीज नहीं है। कोई आपको रीपे कर देगा तो क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बेस्टी अकाउंट। आओ यार फिर अब डिस्काउंट का करते हैं टॉपिक। या अगली वीडियो में करें? आई थिंक सो अगली वीडियो में करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि आप लोगों के लिए एक एक घंटा लगातार वीडियो देखना, मुझे पता है आप बोरिंग हो जाता होगा ना, है ना? Will it do it in our next video if you have not any problem? नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। वैसे भी जब एक नया टॉपिक समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि डिस्काउंट का टॉपिक बहुत लंबा है, छोटा नहीं है। इसके अंदर तो टंटे ऐसे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं फिर इसको, ठीक है? अभी के लिए बाय बाय। बाय बाय क्यों, कुछ चीज़ बता के जाती हूँ आप लोगों को। मैंने पहले भी पता नहीं किस वीडियो में बताया था, मैंने बताया था किसी वीडियो के अंदर कि बच्चों का पढ़ने का दिल नहीं करता। आई थिंक सो कि आपका भी नहीं करता होगा, मेरा भी नहीं करता था, मैं भी बैक बेंचर थी। आफ्टर दैट आई गॉट मैरिड। जोक ऑफ द ईयर। बट यार सच में यार, मैं मैरिड लेके गई, वो भी टीचर्स की। मैं एक नहीं सुनती थी, उसके बावजूद मैं ले गई। मैं पेरेंट्स की भी नहीं सुनती थी, मैं फिर भी ले गई। द रीजन इज नॉलेज। वर्क ऑन योर नॉलेज, नॉट ऑन मार्क्स। इसका मतलब ये है कि पता है मैंने पूरा साल कैसे गुजारा था, 12th का और 11th का। 11th में तो मेरे इतने गंदे मार्क्स आए थे, मैं बता नहीं सकती, मैंने टॉप नहीं किया था ना। बट व्हेन आई वाज इन 12th, मैं एक बैक बेंचर थी। मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे परफॉर्म किया, बट उसके बाद धीरे 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 करके मैं बैकवर्ड चली गई, और इतना ज़्यादा पीछे चली गई कि मेरा शायद आगे आना मुश्किल था, नामुमकिन था भाई। लेकिन फिर मैंने धीरे 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 थोड़ी कोशिश की। वो जो थोड़ी थोड़ी कोशिश थी ना, वो कैसे, पता है मैंने कैसे की? मैंने ना, मेरी क्लास का कोई भी नालायक बच्चा होता था ना, मतलब जो पढ़ता नहीं था, तो मैं उसको कहती थी आजा मैं तेरे को समझाती हूँ। तो मैं उसको एक को समझाती थी, ठीक है? वो एक को समझाता देखना, दो बच्चे और आ जाते थे, मैं उन्हें समझाती थी। उन्हें समझाते समझाते ना बार 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 एक 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 चीज़ रिपीट करते 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 क्या हो गया, मेरे माइंड में वो चीज़ें बैठ गई। मैं खुद घर से नहीं पढ़ के आती थी, लेकिन मैं उन्हें सारा पढ़ाती थी। मैं वहीं पे पढ़ाती भी थी, वहीं पे खुद भी पढ़ती थी, और वहीं पे 10 मिनट में मैं 2 से 3 टॉपिक पढ़कर, पढ़ाकर, रिवाइज करके, टेस्ट दे के फुल मार्क्स लेके आती थी। तो उस टाइम पे मैंने वर्क किया था नॉलेज पर। मेरे मार्क्स सिर्फ टेस्ट में आते थे, फुल पेपर में नहीं आते थे। पेपर में मेरी टीचर हमेशा बोलती थी पता नहीं इसको पेपर में क्या हो जाता है, टेस्ट में तो हमेशा फुल नंबर लेके आती है, पेपर में आते इसका बेड़ा गर्क हो जाता है। मैं क्या मैडम, मेरा लाने का दिल ही नहीं करता, लेके आऊँ जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, नहीं आते मार्क्स तो क्या करूँ अब। तो बाद में मैंने नॉलेज के ऊपर बहुत वर्क किया था। नॉलेज इतनी ज़्यादा मैंने लेने की कोशिश की थी कि कोई लिमिट नहीं है उसकी। बहुत नॉलेज लेने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा। और वो जो बहुत ज़्यादा नॉलेज थी ना, उसी के कारण मेरी मैरिड आई। सीरियसली बता रही हूँ, आप लोगों की मैरिड उसी के कारण आएगी। ये भी लिख लो साथ साथ, ठीक है? जिसको लिखना है कि आप लोगों की मेरिट भी उसी कारण से आएगी कि आप लोगों को नॉलेज के ऊपर वर्क करना है, मार्क्स के ऊपर नहीं। जो बच्चे ये कहते हैं ना कि हमें मार्क्स लाने, मार्क्स लाने, मार्क्स लाने, नहीं ला सकते यार। अगर ले भी आओगे ना, नॉलेज नहीं होगी इतनी। नॉलेज इज मस्ट। अगर आपके पास नॉलेज है
आप कोई सम समझ कर जा रहे हो, मान लो पेपर में एक सम आया, आपने उस सम को समझ कर गए थे, तो आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे। अगर आप कहीं पे अटकोगे भी ना, तो आपको याद आएगा यार मैंने इसको ऐसे समझा था। और अगर आप रट्टा लगा के गए होगे ना, तो आप भूल जाओगे, और अगर नहीं भी भूलोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। इट्स अ रियलिटी, देख लेना बेशक कभी भी करके देख लेना, बट ये रियलिटी है। एक का रट्टा लगा के देखना और एक को ना समझ को सॉल्व करके देखना। सच्ची बता रही हूँ, नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज क्या है, नॉलेज पे वर्क करना। दूसरी चीज, सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका क्या है, खुद को पढ़ाना, दूसरों को पढ़ाना। कभी ये मत सोचना कि आप दूसरों को पढ़ा दोगे ना तो वो टॉप कर जाएंगे। इट्स नेवर, ऐसा कभी नहीं होता कि आप दूसरों को पढ़ाओ और वो टॉप कर जाए। अगर आप पढ़ा रहे हो ना, आप टॉप करोगे, वो नहीं करेंगे। ये एक रियलिटी है। मैं दूसरों को पढ़ाती थी, वो सेम पढ़ते थे, मैं सेम पढ़ती थी, मेरे मार्क्स ज्यादा आते थे उनसे। बल्कि मैं तो सच्ची बता रही हूँ, मैं घर से नहीं पढ़ के जाती। मैं उन्हें बोल देती हूँ मैं घर से नहीं पढ़ के। वो कहते थे तू अभी समझा देगी, हमें पता है। और मैं उस टाइम पे उन्हें समझाती भी थी और उनसे ज्यादा मार्क्स लेके आती थी। द रीजन, पहली नॉलेज, और दूसरा टू स्टडी, आई मीन टू टीच योर सेल्फ एंड अदर्स। दूसरों को पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो। ठीक है, मैं जब पढ़ती हूँ, मेरी मम्मा को पता होता है, मेरी बहन को पता होता है, घर में सबको पता होता है ये पढ़ रही है। दूसरे कमरे तक आवाज जा रही होती है, क्योंकि मैं जोर जोर से पढ़कर, बोल बोल के पढ़ती हूँ। मेरे पास एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। उस ब्लैक बोर्ड पे ना मार्कर से लिख लिख के या चौक से लिख लिख के मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक दोनों ही है, दोनों साइड के, तो कोई भी यूज कर लेती हूँ, मैक्सिमम टाइम मार्कर। ठीक है, उसके साथ लिख लिख के पढ़ती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरा पूरा बेड खाली होता है, उसके पे मैं सोचती हूँ यहाँ पे बच्चे बैठे हैं और मैं उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और ऐसा मैं अभी से नहीं कर रही, ऐसा मेरे को करते हुए 5-6 साल हो चुके हैं। तभी आज मैं आप लोगों को पढ़ाने के काबिल हुई हूँ। तभी मुझे पता है कि एक बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। मुझे ये चीज़ पता है कि कहाँ पे एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, कहाँ पे किस पॉइंट को समझना और समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को पढ़ाओ, स्पेशली उन बच्चों के लिए ये पॉइंट है जिन्होंने आगे जाके टीचर बनना है। खुद पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, दूसरे बच्चों को बोलो आजा मैं तेरे को ये समझा रही हूँ, आजा मैं समझाता हूँ। अरे अगर एक बार को मैं कहती हूँ तुम लोगों की मेरिट नहीं आएगी, तुम लोगों के मार्क्स उनसे ज़्यादा नहीं भी आएंगे ना, उनके मार्क्स तुमसे ज़्यादा आ जाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्योंकि उनके पास तुमसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इट्स रियलिटी। उनके पास तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास नॉलेज ज़्यादा है। तुम्हें पता है कि किस बच्चे को कैसे पढ़ाना है, तुम्हें पता है कि किस इंसान से कैसे डील कर सकते हैं हम, तुम्हें पता है ये चीज़ कि किस पॉइंट को समझना ज़रूरी है। तुम्हें ये चीज़ पता होगी बच्चे कहाँ पे अटकते हैं। तुम्हें एक एक पॉइंट पता होगा, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता होगा। वो कहेगा सिर्फ मेरे मार्क्स तुझसे ज़्यादा आ गए, और तुम कहोगे मैं तो तुझे पढ़ा के बहुत कुछ जीत गई। मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया उसमें से एक लड़की आगे गई मुझसे, बट मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, गई तो गई, जाने दो। मैं उससे ज़्यादा सीख गई। मैं उन्हें पढ़ाती थी, जब मैं उन्हें पढ़ाती थी मेरे पास एक्सपीरियंस आया, मेरे पास बोलने का तरीका आया। मुझे ये पता चला कि एक बच्चे को पढ़ाते वक्त किस तरीके से बोला जाएगा कि उन्हें समझ आ जाए, किस तरीके से उन्हें समझाना है कि उन्हें चीज़ें पता चल जाए। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ये ना इस तरीके से करते हैं, और तो आप ना ऐसे कर लेना, फिर इसको ऐसे कर लेना, कर लोगे? समझ आ जाएगा? नहीं आएगा, बिकॉज इट नीड्स कॉन्फिडेंस। या मेरे सामने कोई बच्चा नहीं बैठा है, मेरे सामने कोई बच्चा नहीं है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मेरे सामने कोई बच्चा नहीं बैठा है। मैं यहाँ पे पूरे कमरे में अकेली बैठी होती हूँ जब मैं आप लोगों की वीडियोस रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। मेरी सारी फैमिली बाहर रूम में बैठी होती है, सो रही होती है, कुछ ना कुछ काम कर रही होती है। एंड मैं जब आप लोगों को पढ़ाती हूँ, आप लोगों ने बहुत टाइम, बहुत बार ये चीज़ें देखी होंगी कि मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे मैं जब बोल रही होती हूँ तो ऐसे बोल रही होती हूँ कि मेरे सामने आप लोग हो, बैठे हुए हो, और मैं आप लोगों को सामने से देख पा रही हूँ। बहुत बार ये चीज़ देखी होगी। कई बार तो मैंने ये भी बोला हुआ है, बोलो यार तुम भी बोला करो कुछ। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट कि तुम लोग अच्छे से इंटरेक्ट कर सको। अगर आप लोग अच्छे से मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे तो कुछ समझ पाओगे ना।
तो ये चीज़ मुझे किससे पता चली कि एक पर्सन का इंटरेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है? टीचिंग से, एक्सपीरियंस से। बेशक मेरा टीचिंग के अंदर एक्सपीरियंस वैसे नहीं है जो मतलब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है, बट अगर एक नॉर्मल एक्सपीरियंस लेकर चले तो मेरे पास एक बीएड टीचर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जो एक नया नया बीएड टीचर लगता है ना, जो नए नए बीएड टीचर्स आते हैं मेरे स्कूल में आते थे, कि जिन्होंने स्टार्टिंग की स्टडी की होती थी और वो ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे आते थे बीएड की, तो मैं कहती हूँ उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है। वो जिस तरीके से पढ़ाते थे मैं कहती थी कि उनसे अच्छा मैं पढ़ा लूँगी, क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने ये चीज़ नोटिस की थी, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था। वो बहुत धीरे धीरे बोलते थे, आपको ये चीज़ समझ आ गई है, इसको ना हम ऐसे कर देंगे, उसको हम वैसे कर देंगे, वो ऐसे बोलते थे। और ये चीज़ मतलब बोरियत लगती थी यार हमें। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, दूसरों को पढ़ाओ, खुद पढ़ो और साथ में नॉलेज गेन करो जितनी कर सकते हो। इससे क्या ही होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी। आगे जब आप जाओगे ना, आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यू के अंदर अगर आप अपनी मार्कशीट दे दोगे, वो कहेंगे ये ला पॉइंटों पे पास है, तो कहना सिर्फ मार्क्स पे मत जाओ, नॉलेज पे जाओ, क्वेश्चन तो पूछो। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप जो फटाफट जवाब दोगे ना, तब वो रखेंगे आपको। और जिन्होंने टॉप किया है वो बेचारे ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं होगी ज़्यादा, उन्होंने रट्टा लगाया होगा। ऐसा नहीं कहती मैं कि यार सारे टॉप करने वालों के पास नॉलेज नहीं होती, मैंने भी टॉप किया, मेरे पास है नॉलेज, बट मैक्सिमम टॉपर्स ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होती, वो रट्टा लगाते हैं। ठीक है, तो रट्टा मत लगाना, नॉलेज लेना, क्योंकि आगे जब आप जॉब के लिए जाओगे ना, आपकी नॉलेज काम आएगी, ना कि आपके मार्क्स। इफ यू वांट अ बेटर जॉब then must go through knowledge, not with marks. Okay? और अगर इसमें से कोई तरीका नहीं है कि आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है भाई इस तरीके से, मुझे सारे टॉपिक्स नहीं पता, मुझे सारे टॉपिक्स समझ नहीं आ रहे, ग्रुप होगा, 1-2 बच्चों का होगा, 3 बच्चों का, 4 बच्चों का, 5 का, 6 का, 10 का, सारे एक एक टॉपिक ले लो। 2 है ना, दोनों 2-2 3-3 टॉपिक लो और क्या है, तू ये करके आना, मैं ये करके आऊँगा। एंड द नेक्स्ट डे जब आप स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी आप मिल रहे हो, ठीक है, आप स्कूल में मिल रहे हो, आप घर पे आके सेल्फ स्टडी, मतलब आप घर पे आके ग्रुप स्टडी कर रहे हो, या फिर आप कॉल पे बात करके कुछ डिस्कस कर रहे हो, समझा डालो एक दूसरे को अच्छे से। भाई तू मेरे को ये समझा, मैं तेरे को ये समझा देता हूँ, बस आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। धीरे धीरे अपने आप आपकी तैयारी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तरीका तो आपको निकालना है ना, मैं तो निकाल के नहीं दूंगी सारे तरीके, मेरे पास तो एक तरीका और है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, सारे राज एक साथ नहीं खोलते। ठीक है, दूसरा राज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, तो बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखना अपना। ठीक है, और अच्छे से स्टडी करना, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आना, लेकिन नॉलेज ज़्यादा लेना। ठीक है, नॉलेज के साथ मार्क्स लेके आना, रट्टे के साथ नहीं प्लीज़। और हाँ, जितने भी बच्चों के अब एग्ज़ाम्स हुए ना, प्लीज़ यार एग्ज़ाम पेपर मिलने के बाद जब चेकिंग के लिए एक बार मिलते हैं ना बच्चों को देखने के लिए किसकी कहाँ पर क्या गलती है, तो 2 चीज़ें करना, एक तो मुझे अपने मार्क्स बताना और दूसरा मुझे अपनी गलतियाँ बताना कि मैम हमारी यहाँ पे गलतियाँ थी, हमारे यहाँ पे मार्क्स कटे, सो डैट मैं उस चीज़ पर वर्क कर सकूँ। मुझे ये चीज़ पता चल सके कि अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में मार्क्स कटे हैं, तो वेरी शॉर्ट में कटे हैं, तो क्यों कटे हैं, मैं उस पर वर्क करूँगी कि आपको अलग अलग MCQ टाइप PDF वगैरह सारी कुछ ना कुछ मैं प्रोवाइड करूँ, डाटा आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। या अगर आपको हो गए कि मैम हमारे थ्योरी में कटे हैं, तो मैं आपको थ्योरी पे थोड़ा वर्क करूँ, या आपको मैम प्रैक्टिकल में कटे हैं तो मैं थोड़ा और ज़्यादा वर्क करूँ आप लोगों के प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, तो मुझे बताना ज़रूर कहाँ पे नंबर कटे हैं और कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, ध्यान रखना आप सब अपना। ओके।